नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है निबंध पर चर्चा करेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 एवं मृत्यु 1940 में। हिंदी समीक्षा के शिखर पुरुष तथा श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य शुक्ल का जन्म बस्ती जनपद के औगोना गांव में हुआ था। आचार्य शुक्ल को हिंदी का बेकन कहा जाता है। इस तुलना का कारण आचार्य शुक्ल के निबंधों का विलायतीपन नहीं, बल्कि उनके निबंधों की विशिष्टता और गंभीरता। आचार्य शुक्ल विचारात्मक निबंधकार के रूप में अनन्यतम है। इनके विचारात्मक निबंधों में भावात्मकता, मधुरता और कोमलता व्याप्त है। शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में लिखे हैं, अपना रास्ता निकलती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक अथवा भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा। बुद्धिपथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि इनके निबंधों में बुद्धि और हृदय का पूर्ण सामंजस्य विद्यमान है। इनके निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व के साथ विषय का अत्यंत संतुलित रूप व्यक्त हुआ। आचार्य शुक्ल के निबंध सन 1930 में विचार विधि संग्रह में प्रकाशित हुए थे। बाद में चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4 के नाम से प्रकाशित हुए। इनके निबंधों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मनोविकार संबंधी निबंध, जिसके अंतर्गत उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, भय, क्रोध आदि निबंध आते हैं। दूसरा, साहित्य संबंधी या साहित्य सिद्धांत संबंधी निबंध। इसके अंतर्गत साहित्य, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि निबंध आते हैं। तीसरा, साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध। इसके अंतर्गत उनकी सारी आलोचनात्मक निबंध आते हैं, जैसे तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंध तो कौन देख सकते हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये 3 निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। काव्य में रहस्यवाद तो स्वतंत्र पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के निबंधों में कला के लिए कला का दृष्टिकोण उन्होंने न अपनाकर लोक मंगल और समाज संग्रह को महत्व दिए थे। आचार्य शुक्ल के निबंधों में उनका व्यक्तित्व कभी गहन स्वाधीन चिंतक तो कभी सूक्ष्म विश्लेषक और पर्यवेक्षक के रूप में पाठक को प्रभावित करता है। उनका निबंध कौशल कभी विषयों के प्रकाशन में उभरता, कभी भावनाओं के बीच मुग्ध और रोमांचित करते हुए चमकता है। आइए चलते हैं कविता क्या है निबंध में। आचार्य शुक्ल ने अपनी जो सैद्धांतिक समीक्षा जो दिए हैं, अर्थात समीक्षा संबंधी जो निबंध है कविता क्या है, जिसमें उन्होंने अपनी रस दृष्टि से काव्य की परिभाषा,
लक्षण, प्रयोजन, उत्पादन, काव्य के तत्व, काव्य की प्रक्रिया दृष्टि, स्वरूप, काव्य की कसौटी विशेषताएं तथा महत्व आदि पर विचार किए हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव संसार में संघर्ष करता है, विचारों भावों का विनिमय करता है, सांसारिक संकुचित भावनाओं से बद्ध जीवन व्यतीत करता है। जब संकुचित क्षेत्र त्याग कर विचार और भावनाओं का विस्तार करता, सुख और दुख, हानि लाभ, अपने पराये का मोह ममता तथा अपनी पृथक सत्ता की भावना को पुनः विस्मृत कर विशुद्ध अनुभूति मात्र अर्थात कह सकते हैं कि चैतन्य मात्र रह जाता है, तब यह मुक्त हृदय हो जाता है। शुक्ल जी के अनुसार यह दशा रस दशा कहलाती है। शुक्ल जी लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। काव्य प्रयोजन में भी हमने इसकी चर्चा की है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई उसे कविता कहते हैं। अर्थात हृदय की मुक्तावस्था जो रस दशा कहलाती है, अर्थात हृदय की जो मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान अर्थात जो भी अभिव्यक्त करते हैं शब्द कविता के रूप में, उसे कविता कहते हैं। यह रस दशा मनुष्य को संकुचित मंडल से निकालकर सर्वसामान्य संसार के भावों की भूमि पर ला देती है। इससे मनुष्य अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व में लीन कर देता है। दूसरों के दुख सुख चिंता वह अपने ही समझने लगता है तथा उसमें जगत की विभिन्न हृदय स्पर्शी स्वरूप का साक्षात्कार होकर शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इससे मनोभावों का परिष्कार होकर शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध की रक्षा का निर्वाह होता है। अनेक कह सकते हैं कि अनेक रूपात्मक जगत की भांति हमारे अनेक भावात्मक हृदय के अनेक भावों का परिष्कार जगत के विभिन्न रूपों के साथ होने पर ही समझा जा सकता है। आदि काल में प्राणी इसके साथ संबंध स्थापित रखता, लुब्ध क्षुब्ध होता रहा तथा इस जगत के भावों का हमारे भावों से मूल या सीधा संबंध। काव्य प्रयोजन के लिए हम इन्हें मूल रूप या मूल व्यापार कहते हैं। संसार के स्थूलतम और गूढ़तम तथ्यों को भाव या विषय का आलंबन बनाने के लिए इन मूल रूपों या कह सकते हैं कि व्यापारों में परिवर्तन करना पड़ता है। यह व्यापार क्या है? यह काव्यगत दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो व्यापार है वो क्या है? काव्यगत दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो प्रकृति के कुछ रूपों तथा व्यापारों, लघुतम तथा दीर्घतम पदार्थों का मनुष्य जाति के भावों से अत्यंत प्राचीन संबंध है। जैसे कह सकते हैं कि वन पर्वत नदी वृक्ष लता पशु पंछी आकाश समुद्र खेत, इन विशेष रूपों या व्यापारों से जैसा रस परिचायक संभव है वैसा कृत्रिम रूप या आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थों द्वारा नहीं। मूल रूपों का विधान जगत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथ्यों को भावों का आलंबन मानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुक्ल जी कविता क्या निबंध में आगे कहते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ जीवन जटिलतम होता गया, मूल रूप सभ्यता में आच्छन्न हो गए तथा बुद्धि ने इनमें परिवर्तन कर दिया। नवीन भावों का सृजन और प्राचीन भावों का रूप घटने बढ़ने लगा। रक्षा का भाव अपनी संतति रक्षा तक सीमित न रहकर धन मान अधिकार प्रभुत्व तक बढ़ गया। साथ ही रक्षा के उपाय भी परिवर्तित हो गए। अतः कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी
मूलतः कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु का जब मूल शुद्ध रूप आएगा तो तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें मर्म स्पर्शी का तत्व आ जाएगा। इस प्रकार काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के, विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर है। भाव के सुख और दुख का प्रत्यक्ष मूर्त चित्रण ही हमारे हृदय में मनोवेग उत्पन्न कर सकता, क्योंकि अर्थ ग्रहण से ही काम नहीं चलता। काव्य में बिंब ग्रहण अपेक्षित है और मूर्त गोचर निर्दिष्ट रूप का ही हो सकता है, अमूर्त रूप का नहीं। शुक्ल जी भी काव्य का आलंबन प्राचीन या कह सकते हैं आदिम रूप को ही रखना चाहते हैं। उन्होंने कविता क्षेत्र में संकुचित न रहकर कविता द्वारा मनुष्य की अंतः प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति का मिलन करवाकर भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयत्न करवाया है। सृष्टि से अपने को विलग करने पर मनुष्यता नहीं रहेगी, मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहेगी। यदि शेष सृष्टि के नित्य प्रति के विभिन्न व्यापारों ने उसको प्रभावित नहीं किया तो उसके जीवन में रही क्या गया। कहते हैं काव्य क्षेत्र बड़ा व्यापक है। शुक्ल जी ने 3 विस्तृत क्षेत्रों में उसे विभाजित किया: नर क्षेत्र, मनुष्येतर, बाह्य सृष्टि और समस्या। नर क्षेत्र कविता का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है। हम लोग जो जानते हैं काव्य के रूप जो पढ़ते आए हैं पहले से, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मुक्तक तथा प्रबंध काव्य इसी में लिखे गए। नर क्षेत्र के अंतर्गत ये मुक्तक और प्रबंध काव्य लिखे गए। इससे मानव की बाह्य तथा अंतः प्रकृति के संबंध ज्ञात होते हैं, परंतु इसमें कहीं कहीं अन्य 2 क्षेत्र भी मिल जाते हैं। इनमें बाह्य प्रकृति उद्दीपन रूप या नाम गिनने तक ही श्रृंगार वर्णन में प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति नायक नायिका वाला रति भाव नहीं होता, यह केवल नर संबंधी भावना को तीव्र करते हैं। दूसरा, मनुष्योत्तर बाह्य सृष्टि के क्षेत्र में प्रकृति का आलंबन रूप में अधिकतर संस्कृत के प्रबंध काव्यों में है। वर्णित वस्तुओं को मन 2 रूपों में ग्रहण करता है, पहला बिंब ग्रहण और दूसरा अर्थ ग्रहण। किसी वस्तु का नाम लेने पर उसका रूप हमारे सम्मुख, उसके रंग, रूप, अंश सहित सभी आ जाते हैं, और केवल उसके अर्थ रूप में भी बिंब ग्रहण के लिए कवि की सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ उदाहरण के रूप में प्रयोग भी किया कि कालिदास का मेघदूत मनुष्येतर बाह्य प्रकृति वर्णन का सुंदर उदाहरण है, जिसमें एक भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। कह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में प्रकृति हमारे सम्मुख आती, कहीं उग्र, कहीं कराल, कहीं भव्य रूपों में। कवि चिर साहचर्य और प्रतिष्ठित वासना के कारण सभी रूपों में अनुराग रखता है। जो प्रकृति के सुंदर भव्य रूप में ही अनुराग रखते हैं वह विषय या भोग लिप्सु तमाशबीन है। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि भावुक या सहृदय नहीं, साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होते हैं वह बाल्य जीवन की स्मृतियां भावों को लीन कर देती है। आचार्य शुक्ल की जो दृष्टि है वह यह स्थापित, उनके जो स्थापित विचार भावनाएं उस ओर खींच ले जाते हैं और इनमें रमने वाले भावुक हो जाते हैं। प्रकृति को केवल विलास रूप में देखने वाले में रागात्मक तत्वों का नितांत अभाव होता है। तीसरा, समस्त चराचर के मार्मिक तथ्यों में अनुराग रखने वाली काव्य दृष्टि। समस्त चराचर के मार्मिक तथ्यों में जो अनुराग रखने वाली जो काव्य दृष्टि है, जो अधिक गंभीर और व्यापक कही जाती है। भावना का इतना विस्तार होने से हम नर सत्ता को
अनंत व्यक्त सत्ता में समझते हैं और हमारी पाठक की बुद्धि का परिहार होता है। उस समय हृदय उच्च भूमि पर पहुंचकर अनुभूति को ही बदल देता है। इन क्षेत्रों में कुछ तथ्य गुण और कुछ प्रत्यक्ष होते हैं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री ही भाव संचार का मार्ग प्रशस्त करती है। शुक्ल जी कहते हैं कि ज्ञान क्षेत्र का बुद्धि व्यवसायत्मक विस्तार होने के कारण हमें अपने हृदय का भी विस्तार करना पड़ेगा। भाव ही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने की वाली मूल प्रवृत्ति होती है। भाव अर्थात भाव क्या है? मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करती है। अर्थात हम अपने भाव के अनुसार हमारी कार्य शक्ति, हमारी जो कार्य इच्छा है, कर्म करने की इच्छा है, वो केवल भाव में ही होती है। जब तक भाव जन्म नहीं लेंगे मनुष्य कर्म प्रवृत्त कदापि नहीं हो सकता। केवल बुद्धि तथा ज्ञान द्वारा ही कुछ नहीं हो सकता। कर्म प्रवृत्ति के लिए हृदय में वेग की आवश्यकता होती है। शुद्ध ज्ञान या विवेक में यह वेग नहीं होता, केवल कविता में। काव्य कर्म तथा क्षेत्र में बाधक नहीं, साधक है। क्या कर रहे हैं कि काव्य कर्म तथा क्षेत्र में बाधक नहीं, साधक होता है। कविता से मन का परिष्कार होता है। संकुचित स्वार्थपूर्ण क्षेत्र से निकलकर वह चराचर से रागात्मक संबंध स्थापित कर उनका जो उस स्तर है वह ऊंचा उठ जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जो क्रियाएं भाव या मनोविकारों को कविता विस्तृत करती है। मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनके भाव या मनोविकारों को कविता विस्तृत करती है। मनुष्यत्व में पशुत्व से अधिक भाव प्रसार होता है। इससे उसके हृदय में समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करने का स्थान बन गया। काव्य के कारण ही वह प्रकृति के अणु मात्र में भी अनुराग रखता है। कवि की वाणी से हृदय का बंधन खुलकर मनुष्यता की उच्च भूमि प्राप्त करती है तथा जड़ मृत शुष्क हृदय को भी प्रकृत दशा में लाती है। भाव योग की कह सकते हैं कि भाव योग की सबसे उच्च कक्ष पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादाद में हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उनका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। शुक्ल जी कहते हैं काव्यानुशीलन भाव योग तथा उपासना एक ही है। क्या कहें? काव्यानुशीलन भाव योग तथा उपासना एक ही है। दूर स्थित वस्तु की मूर्ति हृदय में लाना आजकल भावना या कल्पना कहलाती है। ये जो कल्पना शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो कल्पना भाव परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों भाई? क्योंकि शिथिल आसक्त भावना या कल्पना वालों में रागात्मकता का अभाव होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहकी। विधायक कवि में अपेक्षित होती है और ग्राहकी पाठक में। जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक को अपनी ओर से अपनी कल्पना से अपनी ग्राहकी ग्रहण करने की क्षमता रूपी कल्पना से कवि के अंतर्गत जो अमूर्त विधान है उस अमूर्त विधान को मूर्त विधान करना पड़ता है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का स्थापना करना, केवल मनोरंजन करना नहीं। मनोरंजन द्वारा कविता मनुष्य की चित्त की अस्थिरता को रोक देती है और इसी रमाने वाली शक्ति के कारण पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता को काव्य का साध्य स्थिर किया। मनोरंजन तो कहानी भी करती है। शुक्ल जी कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि मनोरंजन तो कहानी भी करती है, परंतु भाव का प्रसार जितना अधिक कविता से होता है
उतना कहानी से कदापि नहीं। कविता विलास की सामग्री नहीं है। जिस प्रकार सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जिस प्रकार से कुछ वस्तुओं के बाह्य रूप, रंग रूप हमारे मन पर अधिकार जमा कर उसका ज्ञान नष्ट कर देते हैं और हम उस वस्तु की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। ये जो सौंदर्य दृष्टि है कि जरूरत नहीं है कि मेरी दृष्टि में जो वस्तु सौंदर्यमान है वह आपकी दृष्टि में भी उस वस्तु में सौंदर्य आप देखें, क्योंकि जो सौंदर्य होती है वह दृष्टि में होती है और सबकी दृष्टि एक समान नहीं होती है। यही कारण है कि अंतरसत्ता की यही तदाकार परिणित सौंदर्य की अनुभूति करती है। यह परिणति जिस वस्तु की जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक सुंदर कही जाएगी। ये मैंने अभी जो बता रहा था कि दृष्टि सौंदर्य में होती है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता का बोध जितना तिरोभाव होकर मन उस वस्तु में परिणत हो जाएगा। कविता वस्तुओं के रंग रूप के ही नहीं, कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। कविता कुरूप को भी सुंदर रूप देती है। सुंदर तथा असुंदर काव्य के यही दो पक्ष है। कवि की दृष्टि सुंदर ही की ओर जाती है। कवि कई प्रकार के सौंदर्य का मेल करके प्रभावी बुद्धि करता है। काव्य में मनोरंजन आकांक्षी उसमें चमत्कार या अनूठापन ढूंढते हैं। आगे बढ़ सकते हैं कि कविता में जो वैचित्र चमत्कार और कवि की निपुणता में लीन करे वह सूक्ति है। रसात्मक तथा चमत्कार की प्रधानता अनुसार काव्य अथवा सूक्ति का निर्णय कर लिया जाता है। कुंतक के वक्रोक्ति काव्य जीवितम के अनुसार उक्ति की वक्रता हम वही मान सकते हैं जहाँ तक वह भावोन्मोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, इससे आगे कुछ भी नहीं। काव्य की सफलता तथा सार्थकता उसकी भाषा पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में संरचनावाद और विखंडनवाद भी यही कहता है। काव्य में वर्णित विषय का एक सजीव रूप पाठक के सम्मुख आ जाना चाहिए। भाषा की लक्षणा शक्ति द्वारा अगोचर और सूक्ष्म बात को भी सजीव और स्थूल रूप में स्पष्ट ढंग से रख दिया जाता है। सभी देशों में यही कवि कर्म पाया जाता है कि भावना को मूर्त रूप देने के लिए कविता में जाति संकट वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार वाले शब्द अधिक रहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ये जो तत्व निरूपण शास्त्रादि में प्रयुक्त होते हैं, कविता में कुछ विषय व्यापारों को मन में मूर्त रूप स्थापित करना होता है, जिससे मन पर अधिक समय तक प्रभाव रहे। इसलिए मर्म स्पर्शनी विशेष वस्तुओं का चित्रण करती कविता में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अप्रतित्व दोष कहा जाता है, परंतु फिर भी कुछ लोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। कविता में भावना तीव्र करने, उत्कर्ष पर पहुंचाने, आकार रंग रूप चटकीलापन करने के लिए नवीन शब्दों साम्य गुण वाली वस्तुओं को सामने रखना पड़ता है, परंतु यह साध्य नहीं है, साधन मात्र है। अलंकार को साध्य मानने वाले उसके प्रयोग से कविता को विकृत कर देते हैं। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि कविता के लिए जो अलंकार है वह साध्य नहीं है, केवल मात्र साधन है। और जो लोग अलंकार को साध्य मानते हैं उसके प्रयोग से कविता को विकृत कर देते हैं। शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही। वस्तु तत्व की रम्यता के अभाव में अलंकार काव्य को सजीव मूर्त नहीं बना सकते। शुक्ल जी आगे कहना चाहते हैं कि अलंकार वर्ण या प्रस्तुति नहीं, वर्णन की विभिन्न
प्रणालियाँ हैं। विषय प्रस्तुत करने के लिए विशेष ढंग है। वस्तु निर्देश रस व्यवस्था का विषय है, अलंकार का नहीं। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वस्तु निर्देश रस व्यवस्था का विषय है, अलंकार का नहीं। और जो अलंकार सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने प्रयुक्त नहीं होते वे काव्य अलंकार कदापि नहीं हो सकते हैं। वह तो कोने में पड़े गहनों के ढेर के समान है। इस प्रकार शुक्ल जी संसार में अन्य शास्त्रों ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा कविता को अति आवश्यक मानते हैं। कविता संसार में किसी न किसी रूप में हर स्थान पर हर समाज में प्राप्त है। मनुष्य की अंतः प्रवृत्ति में मनुष्यता जगाने के लिए इस जटिल व्यस्त जीवन में शुक्ल जी बहुत आवश्यक मानते हैं। हमारी यह कविता क्या है शुक्ल जी पर दृष्टि रखते हुए हमारी आज की समीक्षा यहीं मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।